नमस्ते दोस्तों। एडजी में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम क्लास 7 के लिए आपके पर्सनल एआई ट्यूटर की तरह साथ पढ़ते हैं। आज हम क्लास 7 हिंदी सीबीएसई क्लास 7 के अध्याय 3 बंधित मूल को विस्तार से समझेंगे। यह हमारा एक्सटेंडेड एपिसोड है, लगभग 30 से 60 मिनट का, इसलिए आराम से सुनो। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं स्वाति। नोटबुक हो तो पास रख लेना, लेकिन तुम इसे केवल सुनकर भी रिवाइज कर सकते हो। जयपुर की छात्रा अनन्या ने पिछली बार कहा था कि उसे कहानी याद रहती थी, पर भाइयों के तर्क समझ नहीं आते थे। आज हम कहानी, संकेत, प्रश्न, भाषा अभ्यास और एग्जाम टिप्स सब जोड़ेंगे। और मैं हूँ स्वाति। आज हम सिर्फ समरी सुनकर आगे नहीं बढ़ेंगे। बीच बीच में तुमसे छोटे सवाल पूछे जाएंगे ताकि तुम खुद अनुमान लगाओ और फिर कहानी के आधार से अपना उत्तर जांचो। अगर नोटबुक है तो 3 शब्द लिख लो: ज्ञान, अवलोकन, तर्क। यही 3 शब्द पूरे अध्याय को पकड़ने में। पहले हम लर्निंग मैप बना लें। कहानी की शुरुआत एक निर्धन पिता और उसके 3 बेटों से होती है। फिर पिता की सलाह, पिता के निधन के बाद भाइयों की यात्रा, रास्ते में मिले संकेत, खोया हुआ ऊंट, घुड़सवार का आरोप, राजा की जांच और अंत में भाइयों का सम्मान। इसके बाद हम पाठ से जुड़े प्रश्न, कारक और ऑब्जर्वेशन एक्टिविटीज देखेंगे। एक बात ध्यान रखना, कहानी में रहस्य जैसा अनुभव आता है क्योंकि भाई ऊंट को देखे बिना उसके बारे में सही बातें बताते हैं। लेकिन ये कोई जादू नहीं है। वे अपने आसपास के छोटे छोटे संकेत देखते हैं, उन्हें जोड़ते हैं और बुद्धि से निष्कर्ष निकालते हैं। अब तुम सोचो, क्या केवल तेज आंखें काफी होंगी? कहानी की पहली बड़ी बात पिता की सलाह है। पिता कहते हैं कि उनके पास रुपया पैसा और सोना चांदी नहीं है, इसलिए बेटों को दूसरे प्रकार का धन संचित करना चाहिए। वह धन है हर वस्तु और स्थिति को पूरी तरह समझने की कोशिश, पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि। एग्जाम पॉइंट: पिता के लिए धन का अर्थ केवल भौतिक संपत्ति नहीं है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि पिता ने धन संचय करने से क्या समझाया, तो खेती करके पैसा जमा करना सही उत्तर नहीं होगा। सही दिशा होगी पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास, और इसका कारण भी लिखना है। ऐसा ज्ञान जीवन की कठिन परिस्थितियों में कमी महसूस नहीं होने देता। तुम अपने शब्दों में बताओ, पिता ने धन को किस तरह बदलकर समझाया? पिता ने रुपए पैसे के स्थान पर पैनी दृष्टि और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि को रखा। इसका भाव यह है कि समझदार व्यक्ति परिस्थितियों को पढ़ सकता है, उपलब्ध संकेतों का उपयोग कर सकता है और समस्या का रास्ता खोज सकता है। यहाँ ज्ञान को उपयोगी शक्ति के रूप में दिखाया गया है, केवल किताबों में बंद जानकारी के रूप में नहीं। मुझे यहाँ एक सटल बात दिखती है। पिता बेटों को अमीर बनने का वादा नहीं करते। वे कहते हैं कि बुद्धि का धन जमा कर लेने पर वे दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहेंगे। यानी ज्ञान व्यक्ति को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाता है। यह अध्याय हमें वस्तुओं की कीमत और समझ की कीमत में अंतर सोचने को कहता है। पिता की सलाह से उनके व्यक्तित्व के बारे में भी पता चलता है। वे व्यावहारिक और दूरदर्शी हैं। गरीबी को छिपाने के बजाय वे बेटों को ऐसी संपत्ति की ओर ले जाते हैं जिसे कोई छीन नहीं सकता, यानी ज्ञान, अनुभव और सोचने की आदत। यही सलाह आगे पूरी कहानी में घटनाओं के माध्यम से प्रमाणित होती है। एक सेकंड पॉज करके सोचो, अगर भाई पिता की बात सुनते ही नहीं और आसपास की चीजों पर ध्यान देना छोड़ देते, तो ऊंट वाला प्रसंग कैसे बदल जाता? कहानी का उत्तर सीधे नहीं लिखा, पर रीजनिंग साफ है। संकेत न देखने पर वे ऊंट के बारे में अनुमान नहीं लगा पाते। यही कॉज एंड इफेक्ट आंसर में काम आएगा। समय बीतता है और पिता का निधन हो जाता है। तीनों बेटे मिलकर बैठते हैं और अपनी स्थिति पर विचार करते हैं। वे कहते हैं कि यहाँ उनके लिए कुछ करने को नहीं है, इसलिए घूम फिरकर दुनिया देखें। आवश्यकता पड़ने पर चरवाहे या खेत में श्रमिक का काम करेंगे। ये निर्णय बताता है कि वे कठिनाई से घबराकर निष्क्रिय नहीं बैठते। यहाँ भाइयों की एक और विशेषता सामने आती है। वे यह नहीं कहते कि हमारे पास धन नहीं, इसलिए हम समाप्त हो गए। वे कहते हैं कि हम कहीं भी हों, भूखे नहीं मरेंगे। उनके पास काम करने की इच्छा और पिता से मिला ज्ञान है। क्या तुम्हें इसमें आत्मविश्वास दिखता है या केवल साहस? शायद दोनों, क्योंकि विचार के साथ व्यवहारिक योजना भी है। भाई यात्रा पर निकलते हैं। वे सुनसान और वीरान घाटियां पार करते हैं, ऊंचे पहाड़ों को लांघते हैं और लगातार 40 दिन चलते हैं। उनके खाने पीने का सामान समाप्त हो जाता है। वे थककर चूर हो जाते हैं और पैर में छाले पड़ जाते हैं।
फिर भी कुछ आराम करके आगे बढ़ते हैं। ये यात्रा उनके धैर्य और सहनशीलता को दिखाती है। एग्जाम पॉइंट। 40 दिन, सुनसान घाटियां, ऊंचे पहाड़, समाप्त भोजन और पैरों के छाले कहानी के यात्रा भाग के महत्वपूर्ण डिटेल्स हैं। इन्हें केवल लिस्ट की तरह मत याद करो, क्रम समझो। लंबी यात्रा, साधन खत्म, थकान, थोड़ा आराम और फिर आगे बढ़ना, इसी क्रम से समरी। अंततः उन्हें सामने वृक्ष और मकान दिखाई देते हैं। वे एक बड़े नगर के पास पहुंच चुके होते हैं। तीनों भाई प्रसन्न होते हैं और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हैं। इसी नगर के निकट कहानी का मुख्य ऑब्जर्वेशन सीक्वेंस शुरू होता है। ध्यान दो, वे नगर पहुंचते ही किसी से इंफॉर्मेशन नहीं मांगते। पहले अपने आसपास की धरती और रास्ते को देखते हैं। यह ट्रांजिशन बहुत महत्वपूर्ण है। यात्रा में उन्होंने कठिनाइयां झेली, लेकिन उसी यात्रा के बाद उनका अभ्यास काम आता है। अब मैं तुमसे पूछती हूँ, बड़े भाई ने सबसे पहले किस चीज पर ध्यान दिया होगा? उत्तर बोलकर देना। फिर अगले टर्न में हम कहानी के संकेतों को खोलेंगे। नगर के पास बड़ा भाई अचानक रुकता है और धरती को देखता है। वह कहता है कि थोड़ी देर पहले यहाँ से एक बहुत बड़ा ऊंट गया है। बाद में वह राजा को कारण बताता है कि धूल पर ऊंट के पैरों के निशान थे। निशानों से उसे केवल जानवर का जाना नहीं, उसके बड़े आकार का भी अनुमान हुआ। यहाँ अवलोकन और निष्कर्ष का फर्क देखो। अवलोकन था धूल पर पैरों के निशान, निष्कर्ष था कोई बहुत बड़ा ऊंट वहां से गया। अगर आंसर में केवल लिखोगे कि बड़े भाई ने ऊंट देख लिया, तो यह पाठ के विरुद्ध होगा। उन्होंने ऊंट देखा नहीं था, उन्होंने संकेत देखा था। यह कॉमन मिस्टेक है, इसे बिल्कुल मत करना। कुछ आगे मझला भाई सड़क के दोनों ओर देखता है और अनुमान लगाता है कि ऊंट एक आंख से नहीं देख पाता होगा। राजा के सामने वह कारण बताता है, सड़क के दाईं ओर की घास ऊंट ने चर ली थी, लेकिन बाईं ओर की घास वैसी थी। इससे पता चलता है कि ऊंट एक ओर की घास देख नहीं पा रहा था। एक सेकंड पॉज करके मेंटली सीन बनाओ। रास्ते की दाईं घास खाई हुई है, बाईं घास बची हुई है। अगर ऊंट दोनों आंखों से ठीक देखता, तो दोनों ओर की घास पर ध्यान जा सकता था। इसलिए मझले भाई ने एक आंख से न देख पाने का अनुमान लगाया। ये ऑब्जर्वेशन से इन्फरेंस का बहुत अच्छा उदाहरण है। सबसे छोटा भाई आगे एक स्थान पर ऊंट की घुटनी टेक कर बैठने के चिन्ह देखता है। पास में रेत पर महिला के जूतों के निशान और छोटे छोटे पैरों के निशान दिखाई देते हैं। वह निष्कर्ष निकालता है कि ऊंट पर एक महिला और एक बच्चा सवार थे। ध्यान दो, उसका निष्कर्ष 3 अलग संकेतों से बनता है। यहाँ सबसे छोटे भाई की सोच को जल्दी से गैस मत समझो। उसने ऊंट के बैठने के निशान, महिला के जूतों के निशान और बच्चे के छोटे पैरों के निशान को जोड़ा। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि उसने महिला और बच्चे के बारे में कैसे जाना, तो ये 3 कीवर्ड्स लिखना: घुटने टेकने के चिन्ह, जूतों के चिन्ह और छोटे पैरों के चिन्ह। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं। तीनों भाइयों ने एक ही तरह से नहीं सोचा। बड़े भाई ने पैरों के निशान और घुड़सवार के व्यवहार पर ध्यान दिया। मझले भाई ने घास की स्थिति देखी और छोटे भाई ने बैठने तथा पैरों के निशान देखे। अलग अलग ऑब्जर्वेशंस मिलकर ऊंट की पूरी तस्वीर बनाते हैं। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? भाइयों की बुद्धिमानी का आधार क्या था? केवल याददाश्त, दूसरों पर भरोसा, या ध्यान से निरीक्षण और तर्क? सही उत्तर है निरीक्षण और तर्क। लेकिन एक और बात भी जुड़ती है। उन्होंने बचपन से ये आदत डाली थी कि कोई चीज उनकी दृष्टि से ना छूटे। आदत ने कौशल को मजबूत बना। कुछ समय बाद एक घुड़सवार उनके पास से निकलता है। बड़ा भाई पूछता है कि क्या वह किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहा है। घुड़सवार हाँ कहता है। फिर भाई पूछता है, क्या तुम्हारा ऊंट खो गया है और क्या वह बहुत बड़ा है? दोनों बातों की पुष्टि होती है। यहाँ भाइयों के अनुमान को बाहरी प्रतिक्रिया से जांच भी मिलती है। फिर मझला भाई एक आंख वाली बात पूछता है और सबसे छोटा महिला तथा बच्चे वाली बात। घुड़सवार हर बार हाँ कहता है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया खुशी नहीं, शक है। ये कहानी का टेंशन पॉइंट है। कभी कभी सही जानकारी भी गलत समझी जा सकती है, खासकर जब सामने वाला कारण नहीं जानता हो। घुड़सवार भाइयों को चुप समझ लेता है। वह पूछता है कि उन्होंने उसके ऊंट का क्या किया। भाई स्पष्ट कहते हैं कि उन्होंने ऊंट का मुंह तक नहीं देखा। घुड़सवार को यह बात असंभव लगती है, क्योंकि भाइयों ने उसके बताए बिना ऊंट के बारे में कई बातें सही बता दी हैं। यहीं से गलत निष्कर्ष संघर्ष बन जाता है।
क्या घुड़सवार का शक पूरी तरह समझ से बाहर था? उसकी स्थिति में ऊंट खोया है, पत्नी और बेटा भी रास्ते से भटके हैं और सामने तीन अजनबी बहुत सटीक बातें बता रहे हैं। इसलिए उसका संदेह कहानी में दिखाया गया है। लेकिन संदेह को तुरंत आरोप और हिंसा में बदल देना सही तरीका नहीं था। ये फर्क एग्जाम आंसर में लिख। भाई उसे सलाह देते हैं कि वह उसी दिशा में घोड़ा दौड़ाए, वहां ऊंट मिल जाएगा। घुड़सवार उनकी बात नहीं मानता। वह तलवार निकालकर उन्हें अपने आगे चलने का आदेश देता है और राजा के भवन तक ले जाता है। इस घटना से भाइयों की स्थिति कठिन हो जाती है, लेकिन वे अपने सत्य से पीछे नहीं हटते। महत्वपूर्ण कैरेक्टर पॉइंट। आरोप लगने पर भी भाई गुस्से में झूठ नहीं बोलते और न ही घुड़सवार को अपशब्द कहते हैं। वे शांत होकर कहते हैं कि उन्होंने ऊंट देखा तक नहीं। आर्ट से जुड़ी आपकी बात वाले प्रश्न में यही विचार आ सकता है कि कठिन स्थिति में सत्य बोलना और संयम रखना क्यों उपयोगी है। घुड़सवार राजा के सामने अपनी कहानी रखता है। वह बताता है कि उसकी पत्नी छोटे बेटे के साथ बड़े ऊंट पर पीछे आ रही थी। ऊंट पीछे रह गया और रास्ते से भटक गया। उसे पूरा विश्वास है कि तीनों ने ऊंट चुराया और पत्नी तथा बेटे को मार डाला। ध्यान रहे, यह घुड़सवार का आरोप है, सिद्ध तथ्य नहीं। बहुत अच्छा डिस्टिंक्शन गौरव। कहानी सुनते समय कई विद्यार्थी घुड़सवार की बात को सच मान लेते हैं क्योंकि वह राजा के सामने कह रहा है। लेकिन पाठ आगे दिखाता है कि राजा को जांच करनी पड़ती है। इसलिए किसी पात्र का कथन और कहानी का प्रमाण अलग अलग चीजें हैं। अब देखना है कि राजा पहले क्या निर्णय लेता है। राजा पहले सोचता है कि यदि भाइयों ने बिना बताए ऊंट की सारी बातें सही बताई तो अवश्य उन्होंने उसे चुराया होगा। वह उन्हें बुलाकर चोर कहता है और पूछता है कि ऊंट कहाँ छिपाया है। भाई फिर कहते हैं कि वे चोर नहीं हैं और उन्होंने ऊंट कभी देखा नहीं। राजा उनके कथन से संतुष्ट नहीं होता। यहाँ राजा का पहला निर्णय अंतिम नहीं है। पाठ के प्रश्नों में पूछा गया है कि राजा की सोच बाद में क्यों बदली। अभी तुम्हारा अनुमान क्या है? क्या वो भाइयों की बात पर तुरंत विश्वास करेगा या कोई परीक्षा लेगा? अपने मन में प्रेडिक्शन बनाओ। कहानी का अगला कदम उसी प्रेडिक्शन को जांचता है। राजा भाइयों की सच्चाई जांचने के लिए मंत्री को बुलाता है और उसके कान में कुछ कहता है। मंत्री दो सेवकों के साथ एक बहुत बड़ी पेटी लाता है। पेटी को राजा को दिखाई देने वाले स्थान पर सावधानी से रखा जाता है। भाई दूर से देखते रहते हैं कि पेटी कहाँ से और किस ढंग से लाई गई तथा कैसे रखी गई। ध्यान दो, परीक्षा शुरू होने से पहले ही भाई ऑब्जर्व कर रहे हैं। राजा ने उनसे केवल पेटी के भीतर की वस्तु बताने को कहा, लेकिन भाइयों ने बाहर की घटना को भी इंफॉर्मेशन की तरह इस्तेमाल किया। यही चैप्टर का कोर मेथड है। देखो, सुनो, संदर्भ समझो, फिर अनुमान लगाओ। जल्दबाजी में उत्तर देना इस मेथड का उल्टा होगा। राजा पूछता है कि पेटी में क्या है। बड़ा भाई कहता है कि उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है। मझला भाई आगे कहता है कि वह अनार है। सबसे छोटा भाई निष्कर्ष देता है कि अनार कच्चा है। तीनों उत्तर क्रमशः सामान्य संकेत से विशेष पहचान और फिर अवस्था तक पहुंचते हैं। क्या तुमने उत्तरों का क्रम पकड़ा? बड़े भाई ने आकार और ध्वनि से छोटी गोल वस्तु पहचानी। मझले भाई ने पेटी के उद्यान की ओर से आने और आसपास के अनार के पेड़ों को जोड़ा। छोटे भाई ने मौसम या उस समय की स्थिति देखकर उसे कच्चा बताया। तीनों ने एक दूसरे के ऑब्जर्वेशंस को आगे बढ़ाया। राजा पेटी खुलवाता है और उसमें कच्चा अनार देखकर बहुत आश्चर्यचकित होता है। इससे भाइयों की बात प्रमाणित हो जाती है। राजा ऊंट के मालिक से कहता है कि ये चोर नहीं, बहुत बुद्धिमान लोग हैं और वह उनके बताए रास्ते पर जाकर ऊंट खोजे। जांच के परिणाम ने राजा का निर्णय बदल दिया। यह आंसर फ्रेम लिख सकते हो। राजा ने भाइयों की बुद्धिमत्ता पर विश्वास इसलिए किया क्योंकि उन्होंने अपने उत्तरों के पीछे तर्क दिए और पेटी की वस्तु का सही अनुमान लगाया। पेटी खुलने पर कच्चा अनार मिल गया, इसलिए उनका कथन प्रमाणित हुआ। केवल राजा को चकित करना कारण नहीं है, प्रमाण और तर्क दोनों कारण है। अब हम रीजनिंग को बहुत साफ तरीके से जोड़ते हैं। बड़े भाई का पहला निष्कर्ष धूल में पैरों के निशानों से आया। फिर उसने घुड़सवार को चारों ओर नजर दौड़ाते देखा और समझा कि वह कुछ खोज रहा है। इसलिए उसने घुड़सवार से खोई हुई वस्तु और ऊंट के बारे में प्रश्न किए। मझले भाई ने सड़क के किनारे घास की तुलना की। दाईं ओर की घास चर ली गई थी,
जबकि बाईं ओर की घास वैसी ही थी। उसने इस असमानता को ऊंट की एक आंख से न देख पाने से जोड़ा। यह हमें सिखाता है कि कंपैरिजन भी ऑब्जर्वेशन का हिस्सा है। केवल एक चीज देखना नहीं, दोनों ओर का फर्क देखना जरूरी है। सबसे छोटे भाई ने ऊंट की घुटने टेक कर बैठने के निशान, महिला के जूतों के निशान और छोटे पैरों के निशान को जोड़ा। इसलिए उसने महिला और बच्चे के सवार होने का अनुमान लगाया। यहाँ 3 संकेतों का संयोजन है। एग्जाम पॉइंट। उत्तर में केवल ये ना लिखो कि उसने पैरों के निशान देखे। संकेतों का पूरा क्रम लिखना अधिक सटीक है। अब पेटी वाला रीजनिंग चेन। सबसे बड़े भाई ने देखा कि सेवक पेटी को जिस तरह उठा रहे थे उससे वह भारी नहीं लगती। रखते समय उसे अंदर छोटी गोल वस्तु लुढ़कने की ध्वनि सुनाई दी। इसलिए पहला अनुमान था, पेटी में छोटी गोल वस्तु है। सुनने की इंद्रिय भी ऑब्जर्वेशन का हिस्सा बन गई। मजरे भाई ने संदर्भ जोड़ा। पेटी उद्यान की ओर से लाई गई थी। उसमें छोटी गोल वस्तु थी और महल के आसपास अनार के बहुत से पेड़ थे। इसलिए उसने कहा कि वह वस्तु अनार है। यह निष्कर्ष अकेले ध्वनि से नहीं निकला। स्थान और उपलब्ध वस्तुओं के ज्ञान ने उसे मजबूत किया। छोटे भाई ने बाहर के उद्यान पर ध्यान दिया। उस समय उद्यान के सभी अनार कच्चे थे, इसलिए उसने पेटी में रखे अनार को भी कच्चा माना। यहाँ एक सावधानी है, अनुमान हमेशा कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर होता है। उसने बिना आधार के कच्चा नहीं कहा। उसने खिड़की के बाहर दिखाई दे रही स्थिति को आधार बनाया। अब तक हम सेकंड मेजर रिकैप कर लें। पहला भाई संकेतों को पहचानता है, दूसरा उनका विश्लेषण करके गुण बताता है और तीसरा अतिरिक्त संकेतों से सवालों तथा अनार की अवस्था का निष्कर्ष निकालता है। कहानी किसी एक भाई को अकेला नायक नहीं बनाती। तीनों की अलग अलग दृष्टि मिलकर सामूहिक बुद्धिमत्ता दिखाती है। अगर तुम इस अध्याय को एडजी पर रिवाइज कर रहे हो तो किसी एक डाउट को एग्जैक्ट क्वेश्चन की तरह लिखकर स्टेप बाय स्टेप सोच सकते हो। जैसे, मजले भाई ने ऊंट की एक आंख वाली बात कैसे जानी? पहले अपना रीजनिंग दो, फिर एक्सप्लेनेशन से मिलाओ। इससे रटने के बजाय एक्टिव रिकॉल। राजा अंत में भाइयों से पूरी बात विस्तार से बताने को कहता है। वो उनके उत्तरों को ध्यान से सुनता है और उनकी असाधारण पैनी दृष्टि तथा तीव्र बुद्धि से प्रभावित होता है। राजा कहता है कि सांसारिक वस्तुओं की दृष्टि से वे धनवान नहीं है, लेकिन उनके पास बुद्धि का बड़ा कोश है। यही कहानी का निष्कर्ष है। राजा का ये व्यवहार भी महत्वपूर्ण है। वह पहले भाइयों पर संदेह करता है, फिर परीक्षा लेता है और प्रमाण मिलने पर अपना निर्णय बदल देता है। इसे राजा के बारे में दो बातें दिखती हैं। वह शुरुआत में जल्द निष्कर्ष निकालता है, लेकिन जांच के बाद सत्य स्वीकार करता है। पाठ का मूल्य ये है कि बिना जांच किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। अब भाषा अभ्यास पर आते हैं। पाठ में एक वाक्य दिया गया है, भाइयों जवाब दिया। ये वाक्य अटपटा लगता है। सही वाक्य है, भाइयों ने जवाब दिया। यहाँ ने शब्द भाइयों और जवाब दिया के बीच संबंध जोड़ता है। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध दिखाते हैं कारक या परसर्ग कहलाते हैं। एक क्विक चेक। अगर वाक्य हो, राजा ने मंत्री को बुलाया, तो इसमें ने और को कौन सा काम कर रहे हैं? वे संज्ञा या व्यक्ति का वाक्य के दूसरे भाग से संबंध बताते हैं। पाठ में ऐसे ही ने, को, पर, से के साथ, के लिए और का जैसे शब्दों का अभ्यास दिया गया है। कारक भरने वाले प्रश्नों में पहले वाक्य का अर्थ समझो, फिर संबंध पहचानो। जैसे, हमने तुम्हारे ऊंट को देखा तक नहीं। यहाँ हमने के साथ ने और ऊंट के साथ को आएगा। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया। यहाँ राजा के साथ ने और मंत्री के साथ को आएगा। शब्द याद करने से अधिक उपयोग समझना जरूरी है। मिलान वाले अभ्यास में भी यही स्ट्रैटेजी काम आएगी। छपा हुआ वाक्य और उसके भाव से मिलता जुलता वाक्य पहचानो। पिता चल बसे का भाव है, पिता का देहांत हो गया। शंका की दृष्टि से देखा का भाव है, अविश्वास से देखा। लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना न था का भाव है, लोग बहुत। शब्द अभ्यास में बुद्धि से जुड़े शब्दों पर विचार कराया गया है। मस्तिष्क और बुद्धि दिए गए हैं। इसका उद्देश्य शब्द संपदा बढ़ाना है। तुम अपने उत्तर में केवल बहुत सारे सामान्य शब्द ना लिखो। ऐसे शब्द चुनो जिनका संबंध सोचने, समझने या मानसिक क्षमता से हो। पाठ के संदर्भ में शब्द का अर्थ और उपयोग दोनों समझना बेहतर रहेगा। लोक कथा सुनाने वाला भाग भी छोड़ना नहीं है।
पाठ बताता है कि लिखित रूप से पहले लोक कथाएं मौखिक रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती थीं। कहानी को रोचक बनाने के लिए स्वर में उतार चढ़ाव, भावनाओं की अभिव्यक्ति, पात्रों के लिए अलग आवाज, हाव भाव, हास्य, वर्णनात्मक भाषा और रोचक मोड़ उपयोगी होते। यहाँ लिटरेरी एक्टिविटी का एग्जाम पॉइंट भी है। यदि पूछा जाए कि लोक कथा को प्रभावशाली ढंग से कैसे सुनाएंगे, तो उत्तर में 2 या 3 बिंदु उदाहरण सहित लिखो। जैसे रहस्य के समय आवाज धीमी करना, खुशी के समय स्वर में उत्साह लाना और अलग पात्रों को अलग स्वर देना। उत्तर कहानी के इस अभ्यास से जुड़ा होना चाहिए। अब पाठ से मेरी समझ वाले प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न पूछता है कि पिता के धन संचय का अर्थ क्या है। दूसरा पूछता है कि भाइयों के ज्ञान से क्या निष्कर्ष निकलता है। तीसरा राजा के विश्वास और चौथा राजा के निर्णय के पीछे छिपे मूल्य पर है। हर विकल्प को कहानी के प्रमाण से जांचो। केवल अच्छा सुनाई देने वाला विकल्प मत चुनो। पहले प्रश्न का सही विचार है पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास। दूसरे प्रश्न में महत्वपूर्ण निष्कर्ष है कि समस्या सुलझाने के लिए ध्यान से निरीक्षण करना जरूरी है। तीसरे में भाइयों का तर्क और परीक्षा का प्रमाण महत्वपूर्ण है। चौथे में मूल्य है कि अच्छी तरह जांच किए बिना किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। तुम्हारा आंसर क्या होगा? कहानी में सबसे अधिक महत्व तर्क, अवलोकन या सत्यवादिता में से किसे दिया गया है? एक शब्द चुनना जरूरी नहीं। बेहतर उत्तर होगा कि अवलोकन से संकेत मिले, तर्क से निष्कर्ष निकला और सत्यवादिता से भाइयों ने आरोप के सामने अपनी बात कायम रखी। तीनों मूल्य का ऊंट के मालिक ने भाइयों पर तुरंत संदेह इसलिए किया क्योंकि उन्होंने उसकी जानकारी बिना पूछे सही बता दी, लेकिन उसे पहले अपनी बात समझानी चाहिए थी, संकेतों की जांच करनी चाहिए थी और उस दिशा में ऊंट खोजने जाना चाहिए था। तलवार दिखाकर भाइयों को राजा के पास ले जाना जल्दबाजी और गलत आरोप का उदाहरण है। कल्पना वाले प्रश्नों में सोच से बाहर की कहानी मत बना देना। यदि राजा बिना जांच भाइयों को दोषी ठहरा देता तो सत्य सामने नहीं आता और बुद्धि का सम्मान नहीं होता। यदि अनार वाला अनुमान गलत होता तो राजा की परीक्षा का परिणाम अलग हो सकता था। ऐसे उत्तर में संभावना और उसका कारण दोनों लिखना चाहिए। एक और प्रश्न पूछता है कि यदि भाई स्वयं ऊंट खोजने जाते तो कौन कौन सी कठिनाइयां आती। पाठ के आधार पर हम लंबी दूरी, भूख, थकान, पहाड़, घाटियां और पैरों के छालों जैसी कठिनाइयां याद कर सकते हैं। उत्तर को यात्रा के पहले अनुभव से जोड़ो। मनमाने खतरे जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब अवलोकन को एक्टिविटी में बदलते हैं। पाठ में हाँ या नहीं वाला प्रश्न उत्तर खेल दिया गया है। एक विद्यार्थी किसी वस्तु या स्थान का नाम चुनता है। बाकी विद्यार्थी अधिकतम 20 सवाल पूछकर अनुमान लगाते हैं। सवाल सोच समझकर होने चाहिए क्योंकि सीमित प्रश्नों में वस्तु तक पहुंचना है। ये खेल तर्क की सीढ़ी बनाता है। दूसरी एक्टिविटी में सुरक्षित वस्तुओं को थैले या डिब्बे में रखकर विद्यार्थी स्पर्श, गंध या स्वाद से पहचानने का प्रयास करते हैं। फिर उन्हें बताना होता है कि किस संकेत से पहचान हुई। इस एक्टिविटी का उद्देश्य ब्लाइंड गेसिंग नहीं, बल्कि ज्ञानेंद्रियों और बुद्धि का उपयोग समझना है। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा से ज्ञान मिलता है। पाठ की पहेली में संकेतों से प्राणी पहचानना है। लंबी पूंछ शाखाओं से लिपटती है, वह कीट और छोटे जीव पकड़ता है। परिवेश में घुल मिलकर रंग बदलता है और उसकी आंखें चारों दिशाओं में देख सकती हैं। यहाँ भी मेथड वही है, हर क्लू अलग पढ़ो, फिर सभी क्लूज को एक साथ मिलाकर उत्तर सोचो। रंगीन डिब्बों वाली पहेली में लाल, हरा, नीला और पीला डिब्बा है। संकेतों के आधार पर पास पास होने की स्थितियों को व्यवस्थित करके पीले डिब्बे के बराबर वाला डिब्बा निकालना है। ऐसी पहेली में अनुमान लिखते जाओ और हर कंडीशन से जांच करो। जो अरेंजमेंट किसी कंडीशन को तोड़ दे उसे तुरंत हटा दो। वी आर एंटरिंग द फाइनल सेक्शन नाउ। पहले एक कॉम्पैक्ट रिकैप। पिता ने भौतिक धन से अधिक ज्ञान और समझ को महत्व दिया। भाइयों ने यात्रा में कठिनाइयां झेली। उन्होंने ऊंट के पैरों, घास, बैठने के चिन्ह, जूतों और छोटे पैरों के निशानों से अनुमान लगाया। घुड़सवार ने शक किया। राजा ने परीक्षा ली और अंततः बुद्धि को पहचाना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 5 आंसर कीवर्ड्स याद रखो। पिता की दूरदर्शिता, भाइयों का अवलोकन, संकेतों से तर्क, घुड़सवार का जल्दबाज संदेह और राजा की जांच।
लॉन्ग आंसर में पहले घटना लिखो, फिर कारण और अंत में शिक्षा। शिक्षा यह है कि ज्ञान, समझदारी और पैनी दृष्टि कठिन परिस्थितियों में शक्ति बनती है। कॉमन मिस्टेक चेक। ऊंट को भाइयों ने देखा नहीं था, ये बात मत भूलना। बड़े भाई ने धूल के निशान और घुड़सवार का व्यवहार देखा। मझले ने घास की तुलना की। छोटे ने बैठने, जूतों और छोटे पैरों के निशान देखे। पेटी में अनार का अनुमान भी उठाने के ढंग, आवाज, उद्यान और कच्चे फलों से जुड़ा था। अब अपनी नोटबुक में बिना देखे 3 छोटे उत्तर लिखो। पहला, पिता ने दूसरे प्रकार का धन किसे कहा। दूसरा, भाइयों ने ऊंट के बारे में कैसे जाना। तीसरा, राजा का निर्णय क्यों बदला। हर उत्तर में कहानी का प्रमाण और उसका भाव जोड़ो। अगर कोई डाउट रह जाए तो उसे एडजी में एग्जैक्ट क्वेश्चन की तरह पूछकर स्टेप बाय स्टेप जांच सकते हो। आज का अंतिम चैलेंज यह है, इस कहानी को किसी मित्र या घर के सदस्य को 2 मिनट में सुनाओ, लेकिन समरी नहीं, रीजनिंग के साथ। बताओ कि तीनों भाइयों ने कौन सा संकेत देखा और उससे क्या निष्कर्ष निकाला। फिर एक कॉमन मिस्टेक याद रखो, बिना जांच किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। ज्ञान को अपना असली धन मानो। ध्यान से देखो, सोच कर बोलो और कठिन स्थिति में शांत रहो। क्लास 7 हिंदी के अध्याय 3 बंदित धमोन की यह सीख तुम्हारी अगली रिवीजन में साथ रहे। हम फिर एडजी पर मिलेंगे। तब तक सीखते रहो और अपने सवालों से डरना मत।